Hello everyone, this is Ayushi and I am back with Psychology Lecture Series for Class 12. हम चैप्टर 5 थेराप्यूटिक अप्रोचेस के बारे में पढ़ रहे हैं जिसमें हम बहुत मेजर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स या मानसिक बीमारियों के ट्रीटमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। इसके पार्ट 7 में हम हीलिंग के बारे में डिस्कस करेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे कि क्या-क्या चीजें होती हैं जिसकी वजह से इंसान का ट्रीटमेंट अच्छे से हो सकता है। एथिक्स यानी कि क्या-क्या जरूरी आवश्यकताएं हैं जो देखनी पड़ती हैं एक थेरेपी स्टार्ट करने से पहले। इन जो पहले हमने थेरेपीज पढ़ी थी उन थेरेपीज के अलावा और क्या तरीके होते हैं ट्रीटमेंट के और रिहैबिलिटेशन यानी हम इंसान की जिंदगी को कैसे सुधार सकते हैं। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू हीलिंग इन साइकोथेरेपी। इसका मतलब होता है कि ऐसी क्या-क्या चीजें होती हैं या ऐसे कौन-कौन से फैक्टर्स होते हैं जो एक ट्रीटमेंट में हीलिंग के लिए इंसान को प्रेरित करते हैं या ट्रीटमेंट को बेटर बनाते हैं। पहला होता है टेक्निक्स अडॉप्टेड बाय द थेरेपिस्ट यानी कि एक थेरेपिस्ट कैसी टेक्निक्स इस्तेमाल कर रहा है पेशेंट के ट्रीटमेंट के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर थेरेपिस्ट कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी इस्तेमाल करता है जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, अगर वो ये थेरेपी इस्तेमाल करता है तो उसमें रिलैक्सेशन प्रोसीजर बहुत जरूरी होता है जिसकी वजह से हीलिंग होती है। दूसरा फैक्टर है थेराप्यूटिक अलायंस। इसका मतलब है क्लाइंट और थेरेपिस्ट के बीच का रिश्ता। अगर वो रिश्ता या रिलेशनशिप अच्छा होगा, अगर थेरेपिस्ट क्लाइंट को वार्मथ प्रोवाइड करेगा, अगर उसकी चीजें समझेगा, एक्सेप्ट करेगा, उसके नजरिए से चीजों को सोचेगा, यानी कि एम्पैथी देगा, तो हीलिंग अच्छी होगी। तीसरा फैक्टर होता है कैथारसिस। कैथारसिस वो होता है जब क्लाइंट शुरुआती सेशंस में अपने भावनाओं को क्लाइंट थेरेपिस्ट के सामने व्यक्त करता है या अपनी भावनात्मक दिक्कतों को थेरेपिस्ट को बताता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं कैथारसिस, जिसका मतलब होता है इमोशनल अनबर्डनिंग। तो अगर इनिशियल सेशंस में या शुरुआती दौर में क्लाइंट थेरेपिस्ट के साथ अपनी भावनाओं को अच्छे से व्यक्त कर पाता है, अपनी दिक्कतों को बता पाता है, तो उसकी हीलिंग अच्छे से होगी। फोर्थ फैक्टर होता है नॉन स्पेसिफिक फैक्टर्स। इनको हम नॉन स्पेसिफिक फैक्टर्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये अलग-अलग परिस्थिति में अलग-अलग थेरेपिस्ट के साथ और अलग-अलग क्लाइंट्स के साथ अलग-अलग रहती है। इसमें बदलाव आते रहते हैं। इनमें दो तरह के फैक्टर्स होते हैं। पहला होता है पेशेंट वेरिएबल। ये ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि हम क्लाइंट या पेशेंट के ऊपर देखते हैं या उनके फैक्टर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल मोटिवेशन फॉर चेंज, यानी कि क्लाइंट कितना प्रेरित है खुद को बदलने में और अपने आप को इम्प्रूव करने में उसकी क्या उम्मीदें हैं। दूसरा होता है थेरेपिस्ट वेरिएबल। इसमें होता है कि कौन से फैक्टर्स जो थेरेपिस्ट के अंदर होते हैं वो हीलिंग के लिए काम करते हैं। फॉर एग्जांपल पॉजिटिव नेचर, अगर थेरेपिस्ट का नेचर पॉजिटिव होगा तो हीलिंग होगी। एब्सेंस ऑफ अनरिजॉल्व्ड इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स, यानी कि थेरेपिस्ट की कोई भावनाओं में दिक्कतें नहीं होनी चाहिए। थेरेपिस्ट की जो दिमागी हालत है या उसका मेंटल स्टेट है वो अच्छा होना चाहिए, तभी एक क्लाइंट की ट्रीटमेंट अच्छे से हो सकती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एथिक्स इन साइकोथेरेपी, यानी कौन-कौन सी चीजें हैं जिनको हमें ध्यान में रखना चाहिए एक ट्रीटमेंट से पहले। सबसे पहले होता है इन्फॉर्म्ड कंसेंट, यानी कि हमें की क्लाइंट से पूछना पड़ेगा, उसकी सहमति लेनी पड़ेगी कि हम आपका ट्रीटमेंट करने जा रहे हैं। बिना क्लाइंट की सहमति के किसी भी प्रकार का ट्रीटमेंट उसके ऊपर नहीं किया जा सकता है। सेकंड है कॉन्फिडेंशियलिटी, यानी कि क्लाइंट की जो भी जानकारियाँ हैं उससे संबंधित उसकी पर्सनल जानकारियाँ, उसकी ट्रीटमेंट से रिलेटेड जानकारियाँ या उसकी प्रॉब्लम्स, ये चीज़ें थेरेपिस्ट किसी और इंसान के साथ शेयर नहीं कर सकता है, वो किसी को ये चीज़ें बता नहीं सकता है। थेरेपी का जो मेन मकसद होना चाहिए वो होना चाहिए क्लाइंट का जो दिक्कत है, पर्सनल दिक्कत है, उसको खत्म करना। एक क्लाइंट प्रैक्टिशनर या क्लाइंट थेरेपिस्ट के बीच का जो रिश्ता होता है उसकी इंटेग्रिटी बनी रहनी चाहिए। उसमें जो रिलेशनशिप होता है वो एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप होता है जिसको बरकरार रखना चाहिए। उसकी जो बाउंड्रीज, उसकी सीमाओं को क्रॉस नहीं करना चाहिए।
ह्यूमन राइट्स यानी कि इंसानों के राइट्स या हक के बारे में रिस्पेक्ट करना चाहिए। प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड स्किल्स आर एसेंशियल यानी कि एक जो थेरेपिस्ट होता है वो एक प्रोफेशनल होना चाहिए। उसके अंदर ट्रीटमेंट के स्किल्स होने चाहिए ताकि वो अच्छे से ट्रीटमेंट कर सके। इसके बाद अल्टरनेटिव थेरेपीज पे आ जाते हैं। इसमें हमें पता चलेगा कि जो हमने पहले थेरेपीज पढ़ी थी, उनके अलावा और क्या-क्या थेरेपीज या ट्रीटमेंट के तरीके हो सकते हैं, किसी भी मानसिक बीमारी को ठीक करने के लिए। इसमें से योगा और मेडिटेशन बहुत इम्पोर्टेंट टेक्निक्स हैं, जो कि आजकल बहुत कॉमनली इस्तेमाल किए जाते हैं। योगा एक भारतीय बहुत ही पुराना तरीका होता है डिस्ट्रेस को कम करने के लिए। ये अष्टांग योग में लिखा गया है, जो पतंजलि के योग सूत्र के नाम से जाना जाता है। योगा जो होता है इसको हम 2 चीज़ों से देखते हैं। पहला होता है इसके अंदर आसन आते हैं जो कि शारीरिक प्रतिक्रियाएँ होती हैं या बॉडी पोस्चर्स। दूसरा होता है प्राणायाम या हमारे साँस लेने के या साँस को कंट्रोल करने के तरीकों को प्राणायाम कहते हैं। या कभी-कभी योगा इन दोनों को मिक्स करके भी किया जाता है। मेडिटेशन जो होता है वो होता है अगर हम अपनी अटेंशन को या अपनी इंद्रियों को एक स्थान पर फोकस करते हैं तो हम उसे मेडिटेशन कहते हैं। तो इसमें एक तरीके का मेडिटेशन होता है जिसका नाम है विपासन मेडिटेशन। इसमें जो होता है उसमें अटेंशन हम किसी एक पर्टिकुलर इंसान, वस्तु या मंत्र पे नहीं फोकस करते हैं। इसको हम माइंडफुलनेस बेस्ड मेडिटेशन कहते हैं। इसमें कोई पर्टिकुलर वस्तु नहीं होती है। इंसान जो होता है वो अपने शारीरिक सेंसेशंस या उसके शरीर में जो चीजें हो रही हैं, उनके ऊपर ध्यान केंद्रित करता है और उसके दिमाग में जो भी विचार आ रहे हैं, उस पे अपना ध्यान केंद्रित करता है। इसी के अंदर आता है सुदर्शन क्रिया योग जिसको हम स्काई नाम से जानते हैं। इसके अंदर होती है रैपिड ब्रीदिंग टेक्निक्स यानी कि सांस लेने के तरीकों को इसमें बताया जाता है जिसकी वजह से हमारी मानसिक दिक्कतों में सुधार आ सकता है। ये जो टेक्निक होती है या ये जो योगा होता है वो स्ट्रेस यानी कि हमारे जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं एंजाइटी घबराहट पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर डिप्रेशन या स्ट्रेस रिलेटेड मेडिकल प्रॉब्लम्स जो होती हैं या जो क्रिमिनल्स होते हैं उनके रिहैबिलिटेशन या उनको समाज में एक अच्छा इंसान बनाने में स्काई काम आता है। स्काई जो होता है वो पीटीएसडी को कम करने में काम आता है। पीटीएसडी मतलब होता है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर जिसको हमने चैप्टर 4 में पढ़ा था। इसमें होता है अगर कोई भी बहुत ही भयानक स्थिति आ जाती है किसी इंसान के सामने, फॉर एग्जाम्पल भूकंप आ जाता है या उसके माता-पिता की डेथ हो जाती है, तो ये एक इतने ट्रॉमेटिक इवेंट्स होते हैं जो इंसान को बहुत हानि पहुँचाते हैं, जिसके बाद में उसको दिक्कतें महसूस होती हैं। तो जो स्काई होता है, वो पीटीएसडी को कम करने में मदद करता है। अगर एक स्किल्ड टीचर यानी कि जो एक ट्रेन्ड टीचर है, उससे हमें योगा की ट्रेनिंग मिले और हम हर दिन 30 मिनट योगा की प्रैक्टिस करें, तो उसके बेनिफिट्स ज़्यादा बढ़ सकते हैं। एक रिसर्च स्टडी हुई थी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज इंडिया के अंदर ये रिसर्च हुई थी जिसने बताया था कि स्काई जो है वो डिप्रेशन को घटाता है। योगा हमारे सोने की दिक्कतों को कम करता है, हमारे सोने की शक्ति को बढ़ाता है और हमारी सोने की क्वालिटी अच्छी करता है। इसीलिए हमारा इंसोम्निया जो होता है, जिसको हम कहते हैं अच्छे से सो नहीं पाना, इन चीजों को सही करता है। तो ये हो गया सुदर्शन क्रिया योग के बारे में। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कुंडलिनी योग के बारे में। कुंडलिनी योग यूएसए में पढ़ाया जाता है या सिखाया जाता है। कुंडलिनी योग बहुत सारे मेंटल डिसऑर्डर्स या मानसिक बीमारियों के ट्रीटमेंट में सहायक साबित हुए हैं। यूएसए की एक यूनिवर्सिटी है जिसको हम यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया कहते हैं। इसके नॉन लीनियर साइंसेज के इंस्टीट्यूट ने एक रिसर्च किया था उसमें ये पता चला था कि कुंडलिनी योग जो है वो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर जिसको हमने चैप्टर 4 में पढ़ा था इसके ट्रीटमेंट में बहुत सहायक होता है।
कुंडलिनी योग प्राणायाम या हमारे ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस और मंत्र को जाप करने के दोनों को चीजों को मिलाता है और इसी के द्वारा योगा किया जाता है। ये हो गया ऑल्टरनेटिव थेरेपीज। नेक्स्ट हम बात करेंगे रिहैबिलिटेशन ऑफ द मेंटली इल। तो कोई भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के अगर कोई ट्रीटमेंट हो रहा है तो उसके दो मकसद होते हैं। पहला होता है रिडक्शन ऑफ सिम्टम्स, यानी कि इंसान में जो भी चीजें देखी जा रही हैं उसमें जो भी गलत प्रभाव देखे जा रहे हैं उसको कम करना। और दूसरा कि इंसान की जिंदगी अच्छी करना या उसकी जिंदगी में क्वालिटी लाना। जो बहुत हल्के डिसऑर्डर्स होते हैं जैसे कि एंजाइटी डिसऑर्डर या डिप्रेशन, तो उसमें जो सिम्टम्स कम होते हैं उसी के साथ साथ इंसान की जिंदगी भी अच्छी हो जाती है। लेकिन जो सीवियर डिसऑर्डर्स होते हैं जैसे कि स्किज़ोफ्रेनिया, इसमें अगर हम सिम्पटम्स को घटा भी दें, तब भी ज़रूरी नहीं है कि इंसान की ज़िंदगी बेटर हो जाए या वो अपनी ज़िंदगी में आराम से काम कर पाए। कोई-कोई जो पेशेंट्स होते हैं जिनमें ट्रीटमेंट हो जाता है, ट्रीटमेंट के बाद भी उसमें कुछ ऐसे नेगेटिव सिम्पटम्स रह जाते हैं, जैसे कि उनको काम करने का मन नहीं करता है, उनके अंदर प्रेरणा कम होती है काम करने के लिए, वो लोगों से बातचीत नहीं करना चाहते हैं। इन सब चीज़ों की वजह से उन पेशेंट्स का रिहैबिलिटेशन बहुत ज़रूरी होता है। रिहैबिलिटेशन का मतलब होता है उन पेशेंट्स को ज़िंदगी जीना सिखाना या उनकी ज़िंदगी बेहतर करना। रिहैबिलिटेशन एक इंसान को सेल्फ सफिशिएंट या खुद से काम करना सिखाता है। रिहैबिलिटेशन का जो मकसद होता है, वो होता है कि पेशेंट को एक समाज का एक अच्छा मेंबर बनाना। रिहैबिलिटेशन के अंदर 3 लेवल्स होते हैं जिसमें हम 3 तरह की ट्रेनिंग या थेरेपी देते हैं। पहला होता है ऑक्यूपेशनल थेरेपी, इसमें पेशेंट्स को स्किल्स सिखाई जाती हैं, जैसे कि उसको पेपर बैग बनाना सिखाया जाता है, कैंडल बनाना सिखाया जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट को एक काम करने का तरीका समझ में आता है। इसके बाद उसको सोशल स्किल्स ट्रेनिंग दी जाती है रोल प्ले या इमिटेशन के द्वारा। रोल प्ले में हम इंसान को ये सिखाते हैं कि वो अपनी इंटरपर्सनल स्किल्स यानी कि दूसरों से बातचीत करना कैसे सीख सकता है। इसके अंदर हम पेशेंट को कॉग्निटिव फंक्शंस जैसे अटेंशन, मेमोरी ये सब भी सिखाते हैं जिसकी वजह से उसका सामाजिक रिश्ता अच्छा हो जाता है, वो समाज में लोगों के साथ बातचीत करना सीख जाता है। इस स्टेज के बाद हम पेशेंट को वोकेशनल ट्रेनिंग देते हैं, जिसमें पेशेंट को ऐसी स्किल्स पढ़ाई जाती हैं या सिखाई जाती हैं, जिसकी वजह से वो कोई भी एम्प्लॉयमेंट या नौकरी कर सकता है, ताकि वो अपनी ज़िंदगी खुद से जी सके और बेहतर बना सके। तो अगर कोई भी मानसिक बीमारी उत्पन्न हो रही होती है, तो उसको शुरुआती दौर में ही पहचानना और ख़त्म कर देना बहुत आवश्यक है, ताकि वो बहुत ज़्यादा बढ़ ना जाए, जिसकी वजह से खुद को भी, समाज को भी और आपके जो रिश्तेदार हैं, आपके क्लोज़ वन्स हैं, उनको भी बहुत दिक्कतें आ सकती हैं। इसीलिए मेंटल हेल्थ बहुत ज़रूरी होती है, जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी बेहतर बन सके। इसी के साथ हम इस चैप्टर के एंड पे आ गए हैं। इस चैप्टर से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट्स या क्वेरीज हैं, तो आप अपने क्वेश्चंस कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साइकोलॉजी से रिलेटेड एजुकेशनल वीडियोस के लिए गुरुकुल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।